हरियाणा की सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक्सक्लूसिव सूर्य समाचार पर। बहुत बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका सूर्य समाचार पर। बजट आपने सुना, लगातार आपने मेजें थपथपाकर धन्यवाद भाई साहब। खट्टर साहब जो बजट पेश कर रहे थे उसकी सराहना की। एक आम आदमी के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे गांव के लोग समझ जाएं कि ये जो बजट आज मनोहर लाल जी ने पेश किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इस बजट में है क्या, सीधे सीधे शब्दों में, क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पर समझेंगे तो आम जनता को समझ में नहीं आएगा, वो आप हमें समझा दीजिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। सीधे सीधे शब्दों में बताना आपको जानकारी दूंगा कि कोई टैक्स, कोई कर, कोई व्यापारियों पे, उद्योगपतियों को लगा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि बार बार जो अपने बेसहारा जो पशु रहते थे, किसान बार बार आरोप लगाते थे भाई इनसे फसलों का नुकसान होता है और फसलों बर्बाद होती है। किसान बार बार अपनी अपील करता था। और जहां गौशाला के लिए जहां 40 करोड़ था पहले, अब 400 करोड़ उसका रखा है बजट में कि गौशालाएं सुंदर होंगी और गौओं को गौशाला के भीतर रखा जाएगा, चारे का इंतजाम, उसकी छाया का व्यवस्था की जाएगी। और जो जितने भी गौशाला उनको मजबूत बनाने का काम करेगी सरकार। सबसे बड़ा लाभ यहाँ मिलेगा जी, और किसी भी क्षेत्र बिल्कुल। में ये जो पॉइंट है मेरे जहन में भी सबसे ज़्यादा यही समझ में आ रहा था कि जैसे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रावधान रखा गया है 50 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा का जो अतिरिक्त जगह होगी उसके लिए रखा गया, लेकिन गौशाला के लिए जो बजट था वो 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। और आपकी सरकार जब से सत्ता में आई है गौ माता का विशेष ध्यान रखती है। लेकिन पिछले दिनों की हम बात करें तो जगह जगह से जो हमें खबरें मिल रही थी, जो गौशालाएं हैं उनमें लगातार मृत पाई जा रही थी। और जब बजट वो 40 करोड़ के हिसाब से देखते हैं तो एक दिन का जो बजट है वो 1 रुपये से भी कम प्रति गाय पड़ता था। तो आपको लगता है ये जो 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है इससे वाकई गौ माता को लाभ होगा और गौ माता को लाभ पहुंचाकर पार्टी को भी लाभ होगा? नहीं, पार्टी का लाभ नहीं कि प्रदेश की जो गौ माताएं थी जो सड़क पर रहती थी, सबको एक्सीडेंट होता था, उससे कारण दूसरे लोगों को एक्सीडेंट होता था और फसलों में जंगल में जो घूमती थी, इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि गौ माता की रक्षा की जाएगी, चारा मिलेगा, उसके लिए शेड बनाने का काम होगा, उसकी जो देखभाल होगी वो ठीक होगी। और बार बार ये आवाज़ थी कि गौ माता के लिए जो बजट है बहुत कम है, ये 400 करोड़ जो रुपए रखे हैं, इससे पूरे प्रदेश में गौशालाओं को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और गौशाला को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा बजट में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गौशालाओं को दिया है, और आम व्यक्ति जो पीड़ित था, किसान जिसका नुकसान होता, उसको भी लाभ मिलेगा और गौशाला को भी लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, गौ हमारी माता है और गौवंश के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं तो सभी उसके लिए आपके आभारी हैं। जब से सरकार बनी है गोरक्षा की बात आप करते हैं, सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, नदियों के पूजन की बात करते हैं इस बजट में। और दूसरा पॉइंट आपके जहन में कौन सा है? क्योंकि पहला आपके जहन में भी गौ माता की रक्षा हो, गौ माता सड़कों पे जो एक्सीडेंट का कारण बन रहा है गोवंश वो ना बने, परिवहन मंत्री के तौर पर आपका ये पॉइंट मैं नोट करता हूँ। दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर आप सोच रहे हैं कि जनता हमारी वाहवाही करेगी? जो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जो 50 करोड़ रुपए जो अपने विधानसभा के लिए दी, नई शुरुआत के नई पहल की है चंडीगढ़ के अंदर, ये सबसे बड़ी पहल है। और किसी भी, मैं अपने परिवहन महकमे की बात करूं और परिवहन बेड़े को जितना मजबूत करने का इस बजट में काम किया मुख्यमंत्री जी ने, तो परिवहन में 1000 बसों की हमें और परमिशन दी है, 550 इलेक्ट्रिकल बस और 600 नए बस स्टैंड पीपी मोड़ पर बनाए जाएंगे।
कि इससे क्या है कि आने वाले समय में कि जिस तरह से रेलवेज़ या एयरपोर्ट को जितना बढ़ावा मिला है, जितना ट्रांसपोर्ट के बस स्टैंडों को बढ़ावा मिलेगा, बढ़िया एयरपोर्ट होंगे, उन पर उनकी पीने की, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बैटरी की व्यवस्था, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए व्यवस्था होगी। जितनी सुविधाएं देने के लिए इस बजट में ट्रांसपोर्ट को दिया है, ये मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। जहां चिकित्सा में इतना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ पे और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने जहाँ पशुपालन में जहाँ हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल देने का मुख्यमंत्री ने काम किया है, जहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा कार्य किया है, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर चीज़ में बढ़ावे का मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जी, आप से बात हम ट्रांसपोर्ट की करते हैं, क्योंकि जो बसों का बेड़ा है उसके आप सर्वा हैं, परिवहन मंत्री हैं। तो तकरीबन आप बता रहे हैं 500 बसें नए बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसमें से मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कुछ बसें जो हैं वो किलोमीटर स्कीम के तहत ली जाएंगी। उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये जो बसों की नई फ्लीट आएगी या नई बसें किलोमीटर स्कीम पे ली जाएंगी हरियाणा में, हरियाणा के लोगों को जिससे फ़ायदा पहुंचेगा। मैं विस्तार से आपको जानकारी ट्रांसपोर्ट की देता हूं जी। कि पिछले साल 2022-23 में जो मुख्यमंत्री जी ने हमको 809 बसें, 1000 बसें, 150, 250 बस, जहाँ 2150 बस मुख्यमंत्री ने पिछले साल में जो 31 मार्च तक आने वाली हैं, इसी तक हमारे बेड़े में मिलकर ये सारी बसें 5200 बस हमारे बेड़े में शामिल होंगी। 5200 बस हमारे पास 31 मार्च तक हमारे पास आएंगी। आने वाले समय 23 और 24 में 550 इलेक्ट्रिकल बस होंगी, जो गुड़गामा, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, अपने सोनीपत, झज्जर, जो एनसीआर का इलाका है, एनसीआर में जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल बस है वो हमारे इस इलाके में चलने का काम करेगी, जब पॉल्यूशन फ्री होगा। और 1000 बस ऐसी हैं जो किलोमीटर स्कीम की बस भी बेड़े में हम शामिल करेंगे, जिससे जितने हम पे रूट निकल के आएंगे उन पर सब पे चलाने का लोगों की डिमांड के आधार पर उतनी बस हम उस पर चलाने का काम करेंगे। जो इलेक्ट्रिक बसेस की आप बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो इनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, उनके प्रावधान के लिए भी बजट अनुमान में कुछ प्रोविजन किया गया है? पूरी तैयारी है, सारा बजट इसमें हमारे पास है। जहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहाँ पे चार्ज से कितनी ज़रूरत है और कौन कौन से रूट हमारे तय होंगे, उन सब के लिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके लिए हमने सारी तैयारी है। और जल्दी ही इलेक्ट्रिकल बस हम पूरे एनसीआर के इलाके क्षेत्र में देंगे, जहाँ डीजल की जो खपत है उसमें कमी आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी, आम व्यक्ति के लिए इसको लाभ मिलेगा। और पर्यावरण पे बार बार प्रधानमंत्री जी ने रखा है, पर्यावरण को पर विशेष ध्यान रखा है, और मुख्यमंत्री ने उसी के तहत हमें जो बस हैं 550 वो भी इसके तहत हम चलाने का काम करेंगे। जी, एक सवाल आपके विभाग के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी कर्मचारी माने जाते हैं वो परिवहन निगम के ही माने जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं, चाहे चंडीगढ़ डिपो के लोग हों या अलग अलग जो उसमें संस्थाएं हैं, उनके लोग आपके सामने अलग अलग मांगे लेकर पहुंचते रहते हैं। कभी पेंशन स्कीम को लेकर, कभी ड्राइवरों की नई भर्ती हो, स्टाफ की कमी है, तो उन चीज़ों के लिए भी कोई प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में जो आपके कर्मचारी हैं परिवहन निगम के, उनको और सुविधाएं मिलें, या जो उनकी अभी तक मांगें चलती आई हैं उन मांगों को लेकर सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान किया है? मैं हरियाणा रोड के कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा रोड के कर्मचारियों ने जो डिमांड हमारे पास रखी थी, या प्रमोशन की रखी थी या दूसरी उनकी डिमांड थी, उन सबको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे उनकी जितनी डिमांड थी उनको किया है। उनकी डिमांड बसों की थी, बसों को हमने पूरा करना। जहाँ प्राइवेटीकरण के बार बार आरोप लगते थे, उसको हमें प्राइवेटीकरण के नाम से कुछ लोग राजनीति कराते, वो भी हमने ख़त्म करने का काम किया है। और उनकी जो डिमांडें कभी ख़त्म नहीं होती, डिमांडें आती रहती हैं, जैसे समय चलता है उस तरह से ही कर्मचारी की डिमांडें आगे बढ़ती हैं।
और कर्मचारियों ने, जैसे भर्ती की बात है, कौशल विकास हमारे पास है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे पास, जिससे हमने जितने कंडक्टर ड्राइवर हैं उनकी भी डिमांड हमारे पास आती रहती है। जैसे जैसे जब तक भर्ती नहीं होगी, कौशल विकास भी हमारे पास है, वहाँ से हम कंडक्टर ड्राइवर लेंगे और जल्दी से जल्दी उनको भर्ती करने का भी काम करेंगे। उस तैयारी के साथ भी हम पूरी तरह तैयार हैं कि इस तरह की कोई परेशानी हमारे हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नहीं आएगी जिसके लिए कोई परेशानी हमें उठानी पड़े। जी, एक सवाल यात्रियों से जुड़ा हुआ करूंगा। जो यात्री हरियाणा रोडवेज की बसों से यात्रा करते हैं और जब हम चलते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ रूट पर, तो सबसे जो खूबसूरत बसेस नज़र आती हैं उसका मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, वो हरियाणा रोडवेज़ की नज़र आती हैं। लेकिन हरियाणा रोडवेज़ के जो ड्राइवर भाई हैं वो सड़क पर ऐसे चलते हैं कि वही शहंशाह हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो उनको भी थोड़ा प्रशिक्षित किए जाने की ज़रूरत है कि बस है, इसको बस के तरीके से चलाओ, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। ख़ासतौर से जो वोल्वो के ड्राइवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रैश चलते हैं। पूरी रात अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो तो हॉर्न बजाते हुए 5 घंटे आपको सफ़र करवाते हैं। तो थोड़ा जो स्किल डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो कंडक्टर का काम कर रहा है या ड्राइवर का काम कर रहा है या यात्रियों से जिनका सीधा संपर्क है, बुकिंग विंडो पर बैठे हैं, रिजर्वेशन में बैठे हैं, तो बातचीत का जो लहजा है अपना थोड़ा हरियाणवी है। सभी लोग समझते हैं, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन आजकल सर्विस इंडस्ट्री में ये आता, कंपटीशन बहुत गहरा है। आजकल आपकी बस की टिकट अगर 800 रुपये है तो उसको छोड़कर लोग प्राइवेट बस जो 2500 रुपये की उसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पेश ठीक से आते हैं उनके कर्मचारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी धमक है। अगर यह पंजाब हिमाचल कोई बस आती है तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज को पसंद करते हैं। जो आपने जानकारी दी, कंडक्टर ड्राइवर हरियाणा की, एक तो बोली भाषा का थोड़ा प्रभाव है, पर हमने कर्मचारियों को कहा है कि हम एक ट्रांसपोर्ट है, हमें सबको एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाना है। उनके साथ बिहेव कैसा होना चाहिए, उससे बातचीत ठीक ढंग से करनी चाहिए, बुकिंग करनी है उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। कोई कमी है वो भी जानकारी हमको उनसे बात करी, जानकारी सही हिसाब से समय पे देने का काम करें। और अपने जो बिहेवियर, खाने का, पहनने का, इस पे भी हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की अपनी पहचान है। सब लोग हरियाणा रोडवेज में सफ़र करना चाहते हैं और छोटी कोई समस्याएं होंगी उनको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा रोडवेज को लोग लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवारी करें। अब ई टिकटिंग की बात करें, पहले हमने उत्तर भारत में सबसे पहले ई टिकटिंग की है, उससे पैनिक बटन हमने बस में लगाने का कार्य किया है। और जो भी अपनी ई टिकटिंग होगी सीधा पैसा खजाने में जाने का काम करेगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और इससे आने वाले समय जानकारी बस का, ये जो ई टिकटिंग वाला आया, ये भी मेरे जहन में अभी क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है, अभी पहले एक मशीन होती थी कंडक्टर के हाथ में और जब टिकट मांगते थे वो टिकट दे देते थे। लेकिन अब फिर से वही वाला प्रचलन शुरू हो गया है कि वो 15-20 टिकटें देते हैं इकट्ठी करके, 2 रुपये की 5, 50 रुपये की ये। और वो वाली टिकटें बहुत सारे जो कंडक्टर हैं, हमने ऐसा भी देखा कि जब सवारी उतरती है तो उससे वापस भी ले लेते हैं। तो वो वाला कब तक हो जाएगा सभी बसों में कि इलेक्ट्रिक टिकट मिले, ताकि सरकार को चूना ना लगे। दूसरा, जब बसेस रुकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में बीच में कहीं पे चाय पानी के लिए या खाने के लिए, तो कई ऐसे ढाबे हैं जहां पर जो यात्री है उनकी खाल निकाल दी जाती है, इतना ज़्यादा पैसा उनसे चार्ज किया जाता है। और अगर सवारी वहां पर बहस करे उस ढाबे वाले से तो उसकी खैर नहीं है। फिर ढाबे वाला उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि अगली बार वो बस से उतरने की हिमाकत नहीं करता। ये बहुत जगह देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है कि इस तरह के जो ढाबे हैं, इस तरह के जो रेस्टोरेंट में जो बसें रोकते हैं, हमने निश्चित किया है कि बसों को हरियाणा रोडवेज के, जहाँ हरियाणा रोडवेज का जब बस स्टैंड है वहीं रोकेंगे, वहीं पे बसों को रोकना है। और जो ई टिकटिंग अभी 6 जिलों में उसकी शुरुआत है, आने वाले समय पूरे प्रदेश में ई टिकटिंग हो जाएगी। और कोई इस तरह का कोई टिकट लेके वापस लेके ले लिया दूसरे को देने का, जो भ्रष्टाचार की कड़ी है ई टिकट, उसे तोड़ने का काम करेगी और इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, आम व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा।
जो आपकी जो जो जानकारी आपने दी इस पे एक पे हम कार्य करने का काम करेंगे, ये भरोसा विश्वास रखते हैं। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपको और भी दूसरे चैनल्स पर भी जाना है। जब हम हाईवेज़ पे सफ़र करते हैं तो हाईवेज़ सरकार ने बहुत अच्छे बना दिए हैं, चाहे उसमें केंद्र सरकार का हाथ रहा हो या हरियाणा सरकार के हो, लेकिन हाईवेज़ पे जो चलने का स्टाइल होना चाहिए, हाईवेज़ बेशक हम अमेरिका जैसे बना दें, यूरोप जैसे बना दें, लेकिन उसमें कभी बीच में ऊँट गाड़ा आ जाता है, कभी ट्रैक्टर आ जाता है और ट्रक ऐसे चल रहे होते हैं कि अगर जो छोटी गाड़ी वाला है तो उसको सांप सीढ़ी की तरह चलना पड़ता है, तीनों लेन में ट्रक्स चल रहे हैं। तो इसको लेकर भी क्या कुछ आप कदम उठा सकते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए लेन निर्धारित हो, लेन में जो स्पीड लिमिट है वो निर्धारित हो, बीच में गाड़ियां ना रुकें और सर्विस लेन हो ताकि जो लोकल लोग हैं उनको दुविधाएं ना हो? नहीं, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ट्रैफिक भी अपने पास है। हमने जानकारी दी है कि जो अपने लाइन में चलाने कर दिया, ट्रैक्टर अपनी लाइन में चले, गाड़ी कार अपनी लाइन में चले। अगर इस तरह की कोई ओवरटेक करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। जहाँ कैमरे लगे हुए हैं जो जानकारी हमको मिलती है। आने वाले समय में जो हैवी ट्रैफिक है, जो हैवी लोड के ट्रक है एक साइड में चलेंगे, बसों की साइड भी इसका ध्यान रखा जाएगा। जो हाईवेज़ हैं बढ़िया हाईवेज़ बने हुए, क्यों लोगों की जान माल की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, उसको भी से ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली भी साइड में चलने का काम करें। चलिए, क्योंकि आप जब चंडीगढ़ से चलते हैं तो चंडीगढ़ से लेकर तकरीबन कुंडली बॉर्डर तक आपका इलाका है और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप ये लेन ड्राइविंग वाला कुछ कानून बनाकर अगर चालान करते हैं, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो हमें भी आप बताइएगा। उस खबर को ज़ोर शोर से दिखाएंगे और हम कहेंगे कि ये वाली बात मूलचंद शर्मा जी को, परिवहन मंत्री को, सूर्य समाचार ने सुझाई थी, जिसके कारण अब आपका जो सफ़र है वो बहुत सुखद और सुरक्षित हो गया। बिल्कुल, अगर मैं चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक जाता हूँ, हाईवेज पे जाता हूँ, कि इस तरह की जो मिलेगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई हमने की भी है और करेंगे। समय लगता है किसी चीज़ को लाने पे, समय पे धीरे धीरे देश को धीरे धीरे ई टिकटिंग इतने समय के बाद हम लेके आए हैं और बहुत लंबे समय के बाद अब जानकारी जो पोर्टल पे हम मिलती है, बहुत लंबे समय के बाद एक नई शुरुआत है, एक नई युग की शुरुआत है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में सब अपने नियमों का भी पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में जो परिवहन में या सड़कों पर जो रूल बनाने में आप करेंगे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सूर्य समाचार के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।